सबसे पहला विषय है कि आखिरकार मैंने आपसे बात की थी, एक टैंकर ऐसा था जो ईरान ने कहा कि खर्ग आइलैंड पे तेल भरता है और गायब हो जाता है। और वो ईरान ने कहा जी इसने ब्लॉकेड तोड़ दिया अमेरिका का और ये अपनी मंजिल पे गया। अमेरिका का सेंटकॉम कहता नहीं नहीं इसने कोई ब्लॉक नहीं तोड़ा, ऐसा कोई टैंकर गया ही नहीं। अच्छा, मेरी पोजीशन क्या थी इसमें? मैंने कहा यार सेंटकॉम ऐसा कह तो रहा, पर ईरान के खर्ग आइलैंड में 2 टैंकरों में तेल तो भरा जा रहा था। और बाय द वे खर्ग आइलैंड का जो ऑयल स्पिल है वो बढ़ गया है और फैल गया है और काफी सारी समस्याओं का कारण बन गया, बट दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज समबडी एल्सेस प्रॉब्लम। जब ये प्रकरण हो रहा था तो आखिर ये टैंकर गया कहाँ? सेंटकॉम ने कहा नहीं जी ब्लॉकेड नहीं तोड़ा। अभी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि आखिर ये मिस्टीरियस टैंकर, मिस्ट्री टैंकर, इसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो पता लगा कि ये जो टैंकर है साहब, ये ब्लॉकेड वाकई में तोड़ गया था और ये निकल गया था। जब ईरान ने अपने कहते हैं ना खुद मियाँ मिट्ठू होना, खुद अपनी तारीफें करना और खुद अपने चीजों को हाइप करना, उन्होंने वो करने का प्रयास किया तो इस टैंकर को रोक दिया गया। कहाँ पे? इंडियन ओशन में। तो ये दूसरी बार या तीसरी बार है कि इंडियन ओशन में अमेरिकन मरीन्स है। ऑफ कोर्स इंडिया से पूछा होगा, इंडियन ओशन है तो भाई आधिपत्य तो हमारा है ना इंडियन ओशन पे, हमारी जागीर है। और इस टैंकर को रोका गया, इस टैंकर को रोक के इस पे कब्जा किया गया। अब टैंकर में 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, और लगाइए 120 से डिवाइड कीजिए, 1.2 बिलियन यानी कि 10-12 हजार करोड़ का तेल था। इस 10-12 हजार करोड़ का तेल था। टैंकर को जब्त कर लिया अमेरिका ने। टैंकर भी अमेरिका के हाथ में, तेल भी अमेरिका के हाथ में। इन्हें ऐसा लगा था कि ये भरे हुए टैंकर को नहीं पकड़ेंगे, अगर उसका अटैक करेंगे टैंकर जल जाएगा, विल हैव अ रीजन टू फाइट। व्हाट डिड अमेरिका डू? अमेरिका स्मार्टली लेट द टैंकर गो। मौलानाओं को लगा हमारा टैंकर निकल गया, हमने अमेरिका का बेवकूफ बनाया, टैंकर निकला एट द राइट टाइम, दे गॉट इट इन द इंटरनेशनल वाटर्स। तो टैंकर का तेल भी उनका, टैंकर भी उनका, और लफड़ा झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। और जब आईआरजीसी को पता लगा, कहता यार ये तो मार लग गई। और आईआरजीसी उसके बाद पागल हुआ और फिर गाली गलौज करने लगा और धमकियां देने लगा। उस पर मैंने कल आपसे बात की थी, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो जो मिस्ट्री टैंकर था वो वाकई पकड़ा गया और अमेरिकनों के कब्जे में है। तो ब्लॉकेड बड़ा तगड़ा है, करीब करीब 80 जहाजों को अब तक रोका गया है और एक टैंकर जो निकला था उसको भी दबोच लिया। सो द मिस्ट्री टैंकर इज नो लॉन्गर मिस्टीरियस एंड द मिस्ट्री ऑफ द मिस्टीरियस टैंकर हैज बीन मिस्टीरियसली सॉल्व्ड इन इंडियन ओशन। ये उसका पूरा अभिप्राय है। अब ये बेचारे ईरानी परेशान है, अब यार करे तो करे क्या, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा भुगतो। अगर ऐसे हरकत करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ना बेटा। तो ये मैंने आपको बताया ये मिस्टीरियस टैंकर की कहानी क्या है। अब जो हमारा अगला विषय है वो है कि बेंजामिन नेतन्याहू की और ट्रम्प की बड़ी लंबी कॉल हुई और ये कॉल काफी टेंस मानी जाती, काफी टेंस हुई, इसमें काफी विचारों का आदान प्रदान हुआ। वो फर्स्ट टेंस ऐसा क्या हुआ? देखिए, इसराइल में एक राजनीतिक संकट आ गया है। इसराइल का जो कैंसेट है पार्लियामेंट, वो ऐसे चलता है, एक एक आदमी ऊपर नीचे सारा सिस्टम हिलने लगता है। ये इसराइल का पार्लियामेंट डिसॉल्व हो रहा है, या जब तक ये आपको वीडियो मिलेगा डिसॉल्व हो भी चुका होगा। तो जब ये पार्लियामेंट डिसॉल्व होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू को एक 90 दिन के लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के पास सारे पावर होते हैं डिसीजन लेने के, चीजों को करने के, बट देयर इज अ पेच ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर या तो आप नया कोalition लाओ, वो सरकार चलाए, नहीं तो फिर एक नया इलेक्शन वाला सिस्टम हो जाएगा। अब नया कोalition और नया इलेक्शन, लुकिंग एट द सिनेरियो, इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, इज नॉट वेरी फिजिबल, क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल युद्ध में है। आप जानते हैं कि इसराइल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि युद्ध कहीं भी एस्केलेट हो सकता है, और जानते हैं कि ट्रंप का 50-60% खेल इसराइल पे चलता है। अगर इसराइल हिल गया, नेतन्याहू हिल गए, गेम हिल जाएगी। और ये नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि भाई मैं अपने जीते जीते ईरान का थ्रेट खत्म करना चाहता हूँ। और ट्रंप खुद कह चुके अगर आज नेतन्याहू नहीं होते तो इसराइल नहीं होता। तो आप मान लीजिए इस राजनीतिक उठापटक में एक 90 दिन तक ये लड़ाई चली, एक नया खिलाड़ी आ जाता है, एक नया शक्ति आ जाती है जिसके ऐसे एग्रेशन ना हो, जिसके ऐसे विचारधारा ना हो, और जो शायद युद्ध में कॉम्प्रोमाइज चाहे या युद्ध ना करना चाहिए, कम करना चाहिए, सीजफायर की बातें करें।
अब नेतन्याहू का ट्रेडमार्क है, नेतन्याहू का एक काम करने का तरीका है, जो दूसरे का हो ना हो, कितना करे क्या करे किसी को नहीं पता। तो अब क्या इसराइल में इस राजनीतिक उठापटक का नूरा कुश्ती का मौका नहीं? तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनके है ना, एक तो पार्लियामेंटेरियन इधर उधर हो जाए गेम हो जाता है। इट्स अ फंडामेंटली अनस्टेबल मॉडल। बट एनीवे, हम कॉन्स्टिट्यूशन तो हम बदल नहीं सकते भाई साहब जाके, बट दिस इज व्हाट इट इज। अब इसराइल में कैंप्स हैं पार्लियामेंट में, और इसराइल में कुछ मुसलमान अरब विधायक भी चुन के आते हैं, मतलब मुसलमान अरब पार्लियामेंटेरियन भी चुन के आते हैं। अब जाते हैं ना कि साम दाम दान दंड भेद, कि भाई अगर मोदी को गिरा नहीं, अगर मोदी को खरीद नहीं सकते, मोदी को गिरा तो जरूर सकते हैं। अगर नेतन्याहू को खरीद नहीं सकते, नेतन्याहू को गिरा तो जरूर सकते हैं। कुछ वैसे ही समीकरण, कुछ वैसी सेटिंग बनी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने धोखा दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंप द शिप, और अब ये सब कह रहे जी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर लो, 90 दिन में जो होगा होगा, नहीं तो नई सरकार बनेगी, नया इलेक्शन बनेगा। क्या इसराइल की वो परिस्थिति है? क्या इसराइल को ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या इसराइल का एफर्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट ये चीजें होती है जब युद्ध चलता है, साम दाम दंड भेद। नेतन्याहू को आपने एलिमिनेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। इसराइल का मिसाइल शील्ड तोड़ने की कोशिश की, नहीं कर पाए। बट कुछ एमपीओ को या कुछ लीडर्स को खरीद के, एक इस्लामिक कार्ड के माध्यम से, कुछ और के माध्यम से, आपने नेतन्याहू की सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया। इसराइल में नेतन्याहू की सरकार डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और आपका ओवरऑल अमेरिका की रणनीति विज़-विज़ ईरान डिस्टेबलाइज हो जाएगी। मैं आपको कहता रहा था कि उम्मत, ये काफी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे इस ईरान को बचाया जाए। उनके लिए भी साम दाम दंड भेद एप्लीकेबल है। पाकिस्तान ने कोशिश की, फिदान हकान ने कोशिश की, तुर्किया कोशिश कर रहा है। भाई अगर इस मिशन में 10-20 बिलियन डॉलर लगेगा भी, तो ये उम्मत के लोग दे देंगे आराम से, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब कुछ नहीं लगा तो एक इस्लामी कार्ड प्लस सम मनी, एक सो कॉल्ड अरब पार्लियामेंटेरियन है, और कुछ पैसा, काम हो जाएगा। तो एक इसीलिए जो कॉल है वो बड़ी टेंस रही, क्योंकि अ, दिन ब दिन ईरान एक सुसाइडल मोड में जा रहा है, और दिन ब दिन बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है। ऐसे में नेतन्याहू को भी युद्ध जीतना है, इतना आगे जाके पीछे नहीं आ सकता। अगर पीछे आएगा तो ईरान 100% मारेगा। तो अमेरिका के लिए भी वही लागू होता है। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू चेंजेस द थिंग्स ऑल टुगेदर। अब क्या होगा, कैसे होगा? आई थिंक नेतन्याहू शुड बी एबल टू सेल द स्टॉर्म। ही इज अ फाइटर, ही इज अ वॉरियर, ही इज अ मैन हु नोज हाउ टू राइट। बट अगर आप टाइमिंग देखें, अगर आप चीजों को देखें, मैं टाइमिंग को मिस्टीरियस मानता हूँ, मैं टाइमिंग को सस्पेक्ट मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत से लोगों का हाथ होगा, और उम्मत कुछ ना कुछ करेगी। उम्मत विल ट्राई टू प्ले सम ट्रिक्स व्हिच दे हैव ऑलरेडी डन, एंड दिस इज वन ऑफ दोस ट्रिक्स आई वाज ऑलवेज वरीड अबाउट। तो नेतन्याहू, देखो अमेरिकन भी बड़े ट्रांजिशनल होते हैं। तो हाउ मच कैन ही ट्रस्ट नेतन्याहू? कैन नेतन्याहू सेल थ्रू? विल ही फ्लोट थ्रू? या कल को उसका कोई समीकरण और भी बदल जाए? ऑलरेडी 90 दिन में क्या, उसका 5 दिन में एक नई अलायंस बन जाए, या कुछ 2-4 दिन में कुछ दाव पेश लगा के इसको टाला जाए, वो जाए। नेतन्याहू नोज हाउ टू डू ऑल दिस। बट एक पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया है, और ये कॉल के टेंस होने का कारण बिल्कुल सामने है, क्योंकि ट्रम्प भी टेंस थे, और नेतन्याहू भी कहीं ना कहीं टेंस थे। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे वर बोथ टेंस, एंड व्हाई द सिचुएशन इज नॉट very good and cordial. I'll not say it's disastrous, it's not good and cordial. I'll limit myself at that.